इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर। इसमें देखो, अगर MA4 है, MA3B है, MA2B2 है, MABCD है, इन सब में स्क्वायर प्लेनर का स्क्वायर प्लेन आपका होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेन आपका हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये सारे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। और उसके बाद देखो, अगर ऐसे लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, अब बाइडेंटेड लिगेंड के पास अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, देन कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। जब ब्यूटाइलिन डायमीन, इसका ना, इस लिगेंड का नाम होता है ब्यूटाइलिन डायमीन, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे देखो, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, लुक एट दिस कार्बन, इट इज ए कायरल सेंटर, बिकॉज इस कार्बन के साथ CH3NH2 हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप अलग है, मतलब ये कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली ये भी आपका कायरल सेंटर होगा। तो इस बाइडेंटेड लिगेंड के पास कायरल सेंटर है। अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है प्लैटिनम BN होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। देखो, तुम लोगों ने ये पढ़ा था MAA2, इस टाइप के लिए कोई GI नहीं होता है, याद करके देखो या फिर से नोट चेक करके देखो, इस टाइप के लिए कोई GI नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कायरल सेंटर, बाइडेंटेड लिगेंड के पास कायरल सेंटर होता है, तब GI आपका हो सकता है। अब GI वहाँ पे किस लिए हो रहा है? ड्यू टू द लिगेंड। देखो यहाँ पे लाइन लिख लेना, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन शो GI if AA has chiral center। ठीक है, अच्छा देखो, जब हम लोगों को स्टीरियो आइसोमरिज्म या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म फाइंड करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करेंगे। अब जियोमेट्री आइसोमर में कौन ऑप्टिकली एक्टिव हो देखना पड़ेगा। अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर में एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक एनांशियोमर होगा। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना, स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैं पहले क्या करूँगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिकल आइसोमर फाइंड कर लूँगा। तो देखो, ये आपका प्लैटिनम है, ये नाइट्रोजन ऐसे लगा है। अब देखो, यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है। ठीक है, अब पहले स्ट्रक्चर में देखो, ये वाला एमी, ये सारे एमी देखो बैक साइड में है। अब इससे इस पे आओ, क्या किया? इसको मैंने फ्रंट साइड कर दिया। ठीक है, अब देखो तुम, जब हम इससे आ रहे हैं, सिर्फ इसको कर रहे हैं फ्रंट साइड, चाहे तुम इसको फ्रंट साइड करो, इसको फ्रंट साइड करो, इसको फ्रंट साइड करो, बात सेम ही होगा। मॉलिक्यूल को घुमा के रोटेट करके देखो या फ्लिप करके देखो, बात सेम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम इसको फ्रंट साइड में कर दो, इसको फ्रंट साइड में कर दो, इसको फ्रंट साइड में कर दो, चाहे कुछ भी करो, ऑलवेज यही होगा, ये वाला ही होगा। ठीक है, अब देखो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको और इसको फ्रंट में कर रहे हैं। देखो, ऐसा हो गया है। अब ये इसके साथ कॉमन नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो इसको फ्रंट साइड में कर दो, वापस से घुमा फिरा के यही बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ? इसको और इसको फ्रंट साइड कर रहा हूँ, तो ऐसा हो गया। अगर तुम्हारा मन करे इसको फ्रंट साइड करने के लिए, तो तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस वही बन जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है? इन दोनों को फ्रंट साइड कर दो या इन दोनों को कर दो फ्रंट साइड, देखो ये बन जाएगा। अगर किसी का मन करे तीनों को कर दो फ्रंट साइड, अगर तीनों को फ्रंट साइड करोगे तो उसको थोड़ा फ्लिप कर दो। अगर उसको फ्लिप करोगे
तो तीनों बैक साइड चला जाएगा और एक फ्रंट साइड आ जाएगा, तो वापस से यही बन जाएगा। तुम लोग थोड़ा दिमाग में सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आइसोमरिज्म में थोड़ा विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का मन किया इन तीनों को फॉन्ट में कर दिया, अब इन तीनों को फॉन्ट में कर दिया, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दो, वापस से देखो यही बन जाएगा। और किसी का मन किया चारों को फॉन्ट कर दिया, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दो, वापस से ही बन जाएगा। तो ऐसे तुम्हें देखना है पॉसिबिलिटी, कौन सा कॉमन हो रहा है, ये सब ध्यान रखना है। तो टोटल यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे आपका 5 हुआ है, 5। अब इसमें हमें फाइंड करना है कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो इसमें तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तुम सोचो, देखो यहाँ पे तुम अगर स्क्वायर प्लेन को मानते हो प्लेन ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है उसको अगर मानोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्लेन क्या करेगा, प्लेन मिथाइल को हाइड्रोजन को काटेगा, नीचे रहेगा मिथाइल, ऊपर रहेगा हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे मॉलिकुलर प्लेन, इस वाले केस में मॉलिकुलर प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। उसके बाद देखो इसमें भी आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ से होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अच्छा इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। देखो ये प्लेटिनम है, यहाँ से आप इस साइड जाओ, देखो आपको मिथाइल मिल रहा है। अब देखो मिथाइल आपका बैक में है, तो इस साइड तुम जाओगे तो मिथाइल आपको फ्रंट साइड में मिलना चाहिए, तभी जाके पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो पाएगा। अब सोचो अच्छे से, अगर यहाँ पे मिथाइल बैक साइड में रहता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये टेढ़ा हो जाता। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होता, उसके बाद ये नीचे बेंट हो जाता, ये वाला लाइन आपका, ये वाला लाइन आपका बेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मिथाइल बैक साइड में है और ये मिथाइल फ्रंट साइड में है। तो यहाँ पे हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने से हमें मिथाइल मिल रहा है, अब ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस जाने से भी हमें मिथाइल मिल रहा है। और यहाँ पे मिथाइल क्यों मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये जो मिथाइल है, मिथाइल आपका फ्रंट साइड में है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाने से आपको मिलेगा मिथाइल, और स्ट्रेट लाइन में पूरा एकदम 180 डिग्री में जाने से ये बनेगा मिथाइल। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आपका हुआ है 2, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल 2 ऑप्टिकली एक्टिव अभी तक हुआ है। अब देखो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनहांस्यूमर होगा, इसका एक एनहांस्यूमर होगा +1। ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एनहांस्यूमर होगा +1। तो टोटल यहाँ पे कितना आइसोमर हो गया है, स्टीरियो आइसोमर। ये टोटल यहाँ पे कितना ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है, 4 हो गया है। तुम्हें एनहांस्यूमर भी काउंट करना पड़ेगा। टोटल OI = 4। तो यहाँ पे देखो टोटल GI हो गया आपका 5, टोटल OI आपका हो गया 4। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, तो आप गलती से भी 5 + 4 मत करना, 9 नहीं होगा, कितना होगा, 7 होगा। बिकॉज ये जो GI है, ये दोनों जो GI हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर ही आ गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला यहाँ पे होगा नंबर ऑफ GI प्लस नंबर ऑफ OI अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ऐसा ही होगा 5 + 4/2 7 ही तो हो रहा है टोटल स्टीरियो आइसोमर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इतना कुछ कहने के बाद मैं तुम लोग ये बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के लिए स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। दिस कॉन्सेप्ट इज
फॉर ओनली जेई एडवांस। मेंस में भी उसका खास एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए नोट्स सब बना लो। बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं बता दूंगा सजेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी तुम लोग नोट्स लिखोगे। तो उसके बाद देखो MAB2 टाइप का, इसमें मैंने बोला था अगर कायल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा भी सकता है, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में ये एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे देखो AB टाइप का है, ये मान लो A एटम, ये मान लो B एटम। ये वाला सेंटर आपका कायरल सेंटर है, दिस सेंटर इज द कायरल सेंटर बिकॉज ये sp3 है और 4 डिफरेंट ग्रुप लगा है, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को याद होगा नॉर्मल AB2 होल ट्वाइस में स्क्वायर प्लेनर में GI कितना होता है? 2 होता है। ये कब होता है? जब लिगेंड के पास कोई कायरल सेंटर वगैरह नहीं रहता है, ये नॉर्मल केस। और यही आपके एग्जाम में आता है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सुन लो। देखो यहाँ पे NH2 सेम साइड में है, इसीलिए सिस। और ये एमी और ये एमी सेम साइड में है, बिलो द प्लेन है, इसीलिए इसका नाम है सिस, ठीक है। तो जैसे देखो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप फ्रंट पे है और एक मिथाइल ग्रुप फ्रंट पे है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। देखो सिस ट्रांस आपका GI के लिए एप्लीकेबल होता है। अब GI आपका रिंग सिस्टम में भी होता है एंड डबल बॉन्ड में होता है, ये रिंग सिस्टम वाला GI है। अगर ऐसा होता तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पहला वाला आपका हो गया सिस, और दूसरा वाला देखो इसको मैंने सिस रखा है, इसको मैं ट्रांस कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोटल देखो ऐसे करके आपका 4 कॉम्बिनेशन होगा। कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो मैंने यहाँ पे GI तो बना लिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ऑप्टिकली एक्टिव देखना है। इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? बताओ। बिल्कुल होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद इसको देखो, इस वाले एग्जांपल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है थोड़ा बता पाओगे? इसमें देखो तुम इससे मिथाइल तक जाओ, बैक साइड में है, इससे मिथाइल तक जाओ, फ्रंट साइड में है। अगर ये मिथाइल बैक साइड में होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी होगा, इसके 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 लिए भी होगा। सब जो सारे एटम के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वाला आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ है? ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ है और ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनांशियोमर होगा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका एक एनांशियोमर होगा। तो टोटल GI आपका हुआ है 4, OI आपका हुआ है 4, SI आपका हुआ है 4 + 4/2 6, ठीक है। देखो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं ये कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसमें देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर लिगैंड आपका नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगैंड है, अगर नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगैंड है तो आपको हिंट्स लगेगा उनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मैंने जनरल स्टेटमेंट कहा है,
लास्ट में मैं कुछ एक आध एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर लिगैंड आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, तब आपको हिंट्स लगेगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। और 99% चांस है जिसमें आपका मोनोडेंटेड लिगैंड है उसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगैंड है क्वेश्चन में, तो आप समझ सकते हो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। तो ये लाइन तुम लोग अपने मन से लिख लेना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर बाइडेंटेड लिगैंड होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या 99% केस में आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। और अगर मोनोडेंटेड है तो 99% केस में आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा किस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा किस में नहीं होगा। डेट क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। तो चलो, तो मैं यहाँ पे एकदम बाइडेंटेड लिगैंड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो ये वाला एग्जांपल। अब इसमें देखो, आप याद करके देखो, कोई जीआई तो इसमें नहीं होता है। याद आ रहा है आपको? इसमें कोई जीआई नहीं होता है, लेकिन मैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बना के देख रहा हूँ, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं ये मुझे चेक करना है, ठीक है। देखो ऐसे बना लो, या चाहे तुम्हारा जो भी मन करे बना लो। अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सोचो अच्छे से। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होगा क्या? अच्छा, ये तो आपका स्क्वायर प्लेन है। अच्छा, इसमें देखो बहुत स्टूडेंट्स को लगेगा ये वाला आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये वाला ए, ये ए अगर इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता, इसके साथ रहता कनेक्टेड, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। आप लोग सोच के देखो अच्छे से, आप लोग बना के भी देख सकते हो। फिर से देखो, आपको लगेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब होता? अगर ये वाला ए इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता, तब होता प्लेन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा इमेजिन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका तो एक होगा एनहांस्यूमर। ये एनहांस्यूमर बनाना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको बनाना पड़ेगा ना। बन गया, ये बहुत आसान है। तो टोटल OI 2। अच्छा देखो, इसमें तो GI नहीं हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अगर GI नहीं होता है उसके बाद भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नंबर ऑफ GI, तब आप आंसर क्या लिखोगे? 1। टोटल यहाँ पे SI कितना होगा? GI प्लस OI/2 है ना, 1 प्लस 2/2 2। टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 2। जो उसके बाद के एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल टाइप 2 MAA2B2। अच्छा, मैंने पहले ही आपको बोला है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे। देखो, इस स्ट्रक्चर से 2 GI होता है,
ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। ये A4B2 जैसा है। GI आपका होगा 2, तो मैं यहाँ पे 2 GI बनाता हूँ। इसमें देखो सिस ट्रांस होगा। अब 2 AA है, ये हो गया आपका ट्रांस, और एक मैं आपका सिस बना देता हूँ। सिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, ये हो गया सिस। इसमें BB भी ट्रांस है, AA भी ट्रांस है, इसमें AA भी सिस है, BB भी सिस है, तो ये ट्रांस और ये सिस। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बहुत ही आसान है सब। अब देखो इस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ बिल्कुल है। ये जो स्क्वायर प्लेन है वही हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका ऑप्टिकली ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये याद रखना तुम लोग, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह भी नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एनेंशियोमर होगा, इसका एनेंशियोमर तुम लोग यहाँ बना लेना। तो टोटल GI हो गया 2, टोटल OI हो गया 2, नंबर ऑफ SI होगा 2 + 2/2 3। ठीक है, तो उसके बाद देखो MAA होल ट्वाइस A2। ये वाला एग्जांपल शायद मैंने करवाया नहीं है GI में, तो ये भी आसान है। GI फाइंड कर लो, ये हो गया ट्रांस GI, ये हो गया आपका सिस GI, है ना। इसमें तो आपका POS होगा, इसमें आपका POS नहीं है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव, तो ये एक्टिव। अगर एक्टिव है तो इसका एनेंशियोमर होगा, तो टोटल GI 2, OI 2, SI हो जाएगा 3। ठीक है, तो उसके बाद देखो MAA A2B2। अच्छा, ये वाला एग्जांपल उसके जैसा है, तुम लोगों को मैंने कराया था। MAA B2C2 जैसा ही है, तो थोड़ा सोच के देखो। यहाँ पे GI फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो ऑलवेज ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। AA को ट्रांस कर दो, जब AA को ट्रांस किया तो BB को सीज करना पड़ेगा। बहुत आसान है सब। उसके बाद BB को ट्रांस कर दो, तब AA को सीज करना पड़ेगा। बहुत ही स्मूथली हो रहा है सब। उसके बाद क्या होगा, AB को ट्रांस कर दो, ये B, और यहाँ पे AB कहीं पे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हो गया GI, 3 GI हो गया। लिख देता हूँ GI 3। अब OI कितना होगा, इसमें किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला आपका प्लेन हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? थर्ड वाले में नहीं है। तो एनेंशियोमर होगा एक। ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव 2 हो गया। SI कितना हो गया, 3 + 2/2 4 हो गया। बहुत आसान है ये सब, तुम लोग फालतू में डर रहे हो इसमें। उसके बाद एग्जाम्पल MAB होल थ्राइस,
इसमें कितना GI हुआ था, किसी को याद है? इसमें GI 2 हुआ था। चलो मैं बना देता हूँ। ये फैक मार जैसा है, हाँ या ना? मार को बना लो ऐसे। पहले तो ए बी सब मैं बना देता हूँ। अब जोड़ो जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। जोड़ दिया, बहुत अच्छे से हमने जोड़ दिया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने मर जैसे बना लिया है, लाइक मर। इसको देखो, लाइक मर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में मर है नहीं। मर आपका MA3B3 वाला है। चलो जो भी है। और उसके बाद देखो, इसको क्या करना है, एक को भाई यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। चलो कर दिया मैंने ट्रांसफ़र। और B भाई यहाँ पे आ गया है। चलो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे? चलो इसमें देखो, एक ऐसे जोड़ दो। और कैसे जोड़ोगे? और इसके साथ इसको जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, ठीक है। अच्छा देखो, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो इसको मैं और एक तरीके से बना सकता हूँ। ये भी देखो आपका फैक है, फैक है या नहीं? इस फिल्म में देखो 2A है, इसमें भी 2A है, इसमें 2B है, इसमें भी 2B है, इसमें भी 2B शीश में है, इसमें भी 2B शीश में है, इसमें भी 2A शीश में है, इसमें भी 2A शीश में है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड वगैरह मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये दोनों इक्वल है। थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए तुम लोग एग्जाम में ये बनाना, ये वाला बनाओगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपको फैक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। क्या लग रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो इसमें भी आप सोचोगे भाई ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये B इस A के साथ कनेक्टेड रहता तब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपका एक दूसरे का मिरर इमेज होता। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे कहाँ से होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? यहाँ पे ऊपर B है और नीचे A है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा, सॉरी एनहांस्यूमर होगा, इसका भी एक एनहांस्यूमर होगा। अच्छा, एनहांस्यूमर का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, तुम लोग बना लेना, बिकॉज एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से लिखना। एनहांस्यूमर का डायग्राम तुम लोग कॉपी में बनाओगे। तो टोटल GI हो गया 2, OI हो गया 4, SI हो गया 2 + 4/2 4। तो इसमें सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अच्छा लास्ट में पूरा टेबल बना लेना तुम लोग। अच्छा यहाँ पे ऑक्टेडल का मैंने बताया है, ठीक है। ये GI + OI का टेबल है। देखो MA4B2 वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से टिक लगाओगे। अब MA4B2 हो गया तो आपके पास MA4BC भी हो जाएगा। MA3B3 वाला इम्पोर्टेंट है, इसको टिक लगाओगे। और यहाँ पे आप ये MA2B2C2 ये वाला एग्जाम्पल। और देखो अगर ये हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, और लास्ट का ये याद रखना है, ये मेन 4 आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड में। उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड में देखो, इस एग्जाम को याद रखना है। इसमें देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था ऑप्टिकल आइसोमर दो होगा। तो देखो अगर GI आपका लिखा है 1, मतलब उसके अंदर कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। मैंने पहले आपको बोला था अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है तो नंबर ऑफ GI अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे आंसर 1।
तो इसको याद रखना है, ठीक है। और किस किस को याद रखोगे? इसको याद रखोगे MAA2A2, ये एक्चुअली वो वाला है MAA2B2, ठीक है। और किसको याद रखोगे? इसको और इसको, ये भी तुम लोगों को पता है, ये MA2B2C2 जैसा ही है, ठीक है। MA2B2C2 जैसा, लेकिन यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल किसके जैसा है? ये इसके जैसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, MAB3। इसमें एक ही मेनली इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम लोग ऐसे एग्जाम में कर लोगे। तो टेबल तुम लोग पूरा लिखोगे और जो जो इंपॉर्टेंट है तुम लोग ऐसे टिक लगा लोगे। तो ये आपका हो गया आइसोमरिज्म खत्म, ठीक है।